नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और मुंबई में विपक्ष की बैठक से पहले से भी चर्चे में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार बाय बाय करने वाले नीतीश कुमार यू टर्न वाली राजनीति के लिए बिहार के भीतर और बाहर आलोचना झेलते आए हैं। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता दांव पर थी, लेकिन आज उस यू टर्न की चर्चा मंद हो गई है। उन्होंने भाजपा विरोध को राष्ट्रीय कलेवर देने की कोशिश पर अपनी छवि पर हो रहे आक्रमण से ध्यान हटाने में सफलता हासिल कर ली है। किसी को अंदाजा नहीं था कि नीतीश कुमार इस पहल को इंडिया तक पहुंचा देंगे, तब भी नहीं जब इस साल अप्रैल में वो ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंच गए और टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की पेचीदा राजनीति में कांग्रेस को साधते हुए भाजपा का विरोध करने पर सहमति जता दी। फिर भी उसी दिन वो लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले। इससे पहले और इसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर स्टालिन, केसीआर और भाजपा के हमलों से हकलान महाविकास अघाड़ी के नेताओं से भी मिलते रहे हैं। पर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां नीतीश कुमार के 1-to-1 फॉर्मूले का लिटमस टेस्ट है। ये फॉर्मूला है लोकसभा की अधिकतम सीटों पर भाजपा के खिलाफ इंडिया का कोई एक साझा उम्मीदवार हो। ये कितना कठिन है इसे ममता बनर्जी से समझिए। वो कांग्रेस से लड़ी और अलग होकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में दबदबा कायम कर लिए। फिर मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाले लेफ्ट फ्रंट को हटाकर टीएमसी को सत्ता दिलाई, कुछ सदर पवार की तरह। लेकिन क्या शरद की तरह ममता भी कांग्रेस से हाथ मिलाएंगी, या अभी भी एक सवाल है। और क्या बिना हाथ मिलाए, बिना 1-to-1 कॉन्टेस्ट का टोन सेट हो सकता है? ये मुंबई में तय हो सकता है। नीतीश के इस फॉर्मूले की प्रयोगशाला तय हो चुकी थी। यूपी का घोसी उपचुनाव जहां 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में उम्मीदवार नहीं उतारा। मायावती के स्टैंड अब भी एनडीए और इंडिया दोनों से अलग रहने का है, लेकिन घोसी में उम्मीदवार नहीं है। रोचक ये है कि उपचुनाव नहीं लड़ने की परंपरा मायावती त्याग चुकी हैं। 2020 के विधानसभा उपचुनाव और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में बसपा उम्मीदवार मैदान में थे, इसलिए घोसी का चुनाव परिणाम इंडिया के लिए काफी अहम साबित होने वाला है। उधर नीतीश कुमार मुंबई रवाना होने से पहले सार्वजनिक तौर पर बोल चुके हैं कि इंडिया का कुनबा 26 से आगे बढ़ने वाला है। पर इसी बीच सवाल ये है कि क्या नीतीश पीएम मटेरियल है भी कि नहीं। दरअसल 2013 में नरेंद्र मोदी का विरोध कर पहली बार भाजपा से अलग होने वाले नीतीश कुमार की साख 2023 में वैसी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। कहने को तो आज भी जदयू उन्हें पीएम मटेरियल बताती है, लेकिन 2013 वाली बात नहीं है। तब कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए वो मोदी का विरोध कर विपक्ष के पोस्टर बॉय तो बन गए थे। आज कांग्रेस संघर्ष कर रही है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक, हिमाचल में मिली जीत से दृश्य बदला हुआ है। उधर ममता बनर्जी के अलावा अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और केसीआर की राजनीति भाजपा विरोधी पर टिकी हुई है। ऐसे में पिछले साल 9 अगस्त की सुबह तक भाजपा के साथ रहने वाले नीतीश कुमार का पीएम मटेरियल के तौर पर स्वीकारोक्ति आसान नहीं है। शायद इसीलिए इंडिया के संयोजक बनने पर भी बयानबाजी तेज है। उकताकर नीतीश ने भी कह दिया कि उन्हें किसी पद से मतलब नहीं है, वो सिर्फ सबको एकजुट कर रहे हैं। दरअसल पद निरपेक्ष भाव रखकर नीतीश अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वो अकाली दल, केसीआर और नवीन पटनायक को मनाने में लगे हैं। उनके बेहद करीबी नेता ने बताया कि वैचारिक तौर पर निकटता के कारण नीतीश की बातों को नवीन बाबू तवज्जो देते हैं। हालांकि ओडिशा में नवीन पटनायक की राजनीति स्पष्ट है। साम्यता होने के बावजूद नीतीश की तरह उनकी नज़र दिल्ली की तरफ नहीं है, इसलिए वो दोनों गठबंधनों से दूरी की स्वर्णिम राजनीति पर कायम रह सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनता दल का दबाव है। तेजस्वी महागठबंधन की अगुवाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। नीतीश की रणनीति दिल्ली शिफ्ट होकर बिहार की राजनीति कंट्रोल करने की है। इसका अनुभव पुराना है। अटल बिहारी वाजपेयी काल में वो कई मंत्रालय संभाल चुके हैं। जब भी बिहार में हारते तो दिल्ली शिफ्ट हो जाते। जब पहली बार 7 दिनों के लिए सीएम बने तब भी केंद्र में मंत्री थे। बहुमत साबित नहीं कर पाए तो दिल्ली लौट गए। इसलिए इंडिया की मजबूती दरअसल नीतीश की मजबूरी भी है। इसमें कोई शक नहीं कि 5 बातें नीतीश के पक्ष में जाती हैं। पहली ये कि नीतीश कुमार 5 दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन उनकी छवि हमेशा बेदाग रही। दूसरा, उन्होंने हमेशा ये स्टैंड रखा कि भाजपा से लड़ाई सीधी रखनी होगी, तीसरे मोर्चे की कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरी, राजनीति में इतर व्यक्तिगत स्वभाव के कारण सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमे में उनकी पैठ है। चौथी, सामाजिक सुधार आधारित विकास मॉडल जिसे अब दूसरे राज्यों में भी बढ़ाया जा रहा है।
आधी आबादी पर फोकस इसके केंद्र में है और 5वीं जातीय गणना पूरे करने की पुरजोर कोशिश। इससे गैर यादव अन्य पिछड़ा वर्ग वोट बैंक को साधने की कोशिश जो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। नीतीश के इस हथियार को मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस भी आजमा रही है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमेशा भाजपा का विरोध करने वाले लालू यादव और नीतीश कुमार समाजवादियों की दूसरी पीढ़ी के नेताओं में से हैं, जिन्हें इमरजेंसी देखी इंदिरा गांधी के विरोध में जयप्रकाश नारायण के साथ एकजुट हुए। उनकी कोशिश है कि 1977 में जैसा गठबंधन कांग्रेस के खिलाफ बना उसी तरह की तैयारी भाजपा के खिलाफ 2024 में की जाए। इंदिरा के खिलाफ गठबंधन एक था, लेकिन जनता पार्टी, भारतीय लोकदल, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी समेत सभी के अपने अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़ा था। ये फैसला रणनीति के तहत लिया गया था, क्योंकि अब ऐसी संचार क्रांति नहीं थी। जिस इलाके में जो पार्टी मजबूत थी वहां के वोटर उसे सिंबल को ही जानते थे। इस बार की रणनीति भी वही होगी, लेकिन गठबंधन के लिए एक साझा लोग जारी करने की तैयारी है। इसी बीच मुंबई की सड़कों पर जीतेगा इंडिया को पोस्टर लगा भी दिए गए हैं। ये भी गौर करने लायक है कि इंडिया की ये तीसरी बैठक है और एजेंडे में क्या होगा इसे सार्वजनिक करने में नीतीश लालू भी आगे रह रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार पहले ही बता चुके हैं कि मुंबई के एजेंडे में सीट शेयरिंग शामिल है, लेकिन भाजपा से लड़ने का फॉर्मूला बनाना अलग बात है और इसे धरातल पर उतारना एक बड़ा चैलेंज भी है। तथ्यात्मक तौर पर देखें तो बिहार ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां पूर्ववर्ती यूपीए का स्वरूप स्पष्ट है। कांग्रेस, लेफ्ट, जदयू और आरजेडी एक साथ हैं। जैसे पहले ही बताया गया है कि इसे केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में दोहराना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए मुंबई में यही एजेंडा इंडिया के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC 24।